नमस्कार। गांव दर्शन कार्यक्रम के तहत आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं सीमांत जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकास खंड के अंतर्गत चंदेली गांव में। चंदेली गांव की खास प्रकार की विशेषता है, यहाँ के लोग जिस तरह से स्वरोजगार का काम करते हैं, खेती किसानी से प्यार करते हैं, उसी तरह यहाँ की एक स्कूल है जो अपने आप में एक आदर्श है। तो आइए ले चलते हैं आपको चंदेली गाँव। क्या खास है चंदेली गाँव में? प्रकृति के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग रखने वाले व्यक्ति की पहली पसंद होता है गांव। वस्तुतः गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। बेहद खूबसूरत, शांत और कृषि प्रधान पर्वतीय क्षेत्र के लोक जीवन से रूबरू होना हमेशा एक अलग अनुभव होता है। रमणीक पहाड़ियों और घाटियों का सुरमई क्षेत्र मानव मन को असीम शांति के साथ ऊर्जा से भी भर देता है। इस बार गांव दर्शन की इस श्रृंखला में हमने चुना है उत्तराखंड के सीमांत जिला उत्तरकाशी का चंदेली गांव। जैविक कृषि, बागवानी और पशुपालन इस गांव की आर्थिकी का आधार है। समृद्ध लोक संस्कृति और पारंपरिक मेलों के कारण ये छोटा सा गांव अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। देहरादून से विकासनगर, यमुना पुल, नौगांव की सड़पीली सड़क, नदी, नालों, सघन वन क्षेत्रों से गुजरकर अंततः हम पहुंचते हैं चंदेली गांव। धान की खेती, खासकर लाल चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध इस अंचल में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नजारे दिखते हैं। रास्ते से गुजरते हुए जो नैनाभिराम दृश्य एक अलग चलचित्र की तरह गुजरते हैं तो मानो स्वप्न लोक जैसा आभास होता है। चंदेली गांव के ग्रामीण अपनी कर्मठता और पुरुषार्थ से स्वावलंबन की पटकथा लिखते दृष्टिगोचर होते हैं। सड़क मार्ग से जुड़ने के कारण यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है। गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय आदर्श विद्यालय की श्रेणी में शुमार हो चुका है। यहाँ पढ़ रहे बच्चों में विज्ञान के प्रति बढ़ता रुझान पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर दुर्गम ग्रामीण इलाकों जहाँ संसाधनों का नितांत अभाव है, वहाँ विज्ञान शिक्षा के प्रति बच्चों की जिज्ञासा भविष्य के प्रति उम्मीद जगाती है। हम अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में अगर हमने अभी देखा है बच्चों के जो प्रोजेक्ट देखे हैं, तो उन प्रोजेक्टों से हम समझ सकते हैं कि विद्यालय कितनी उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम भी यहाँ पढ़े हैं, हमारे ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी जिन व्यवस्थाओं से हम सीख पाएँ, लेकिन आज हमें वो देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा महसूस होता है। क्योंकि हमारे बच्चे आज विज्ञान की अगर बात करें तो घर से लेकर और चंद्रयान तक हमारे जो प्रोजेक्ट अभी तक देखे हैं, घर के उपयोग से लेकर, तो हमें बेहद खुशी होती है। और ऐसे गुरुजनों का हम बहुत दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमारे बच्चों को इस लायक बनाया है। चंदेली गांव जैविक कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि विशुद्ध जैविक खेती की जाती है। एक 140 परिवारों वाले गांव की जनसंख्या 1000 के आसपास है और लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक बेहतर है। मौसमी सब्जियां और लाल चावल यहाँ की मुख्य कृषि उपज है। इस दूरस्थ क्षेत्र में मैदानों की तरह मंडियों की व्यवस्था नहीं है। इस कारण काश्तकारों को अपनी कृषि उपज का विपणन अपने ही पुरुषार्थ से करना पड़ता है। हाल के वर्षों में यहाँ सेब की बागवानी के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है और देखते ही देखते सेब के अनेक बगीचे उभर आए हैं।
जो किसानों के उन्नत भविष्य का परिचायक बन सकते हैं। हमारे गांव में सबसे पहले फसल की अगर बात करें, ठीक है, तो फसल में अगर बात करें तो टमाटर और मटर सबको पता है, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध फसल है वो लाल चावल है। लाल चावल के साथ हमारे यहाँ मंडुआ भी बोया जाता है। मंडुए के साथ अगर हम बात करें तो दाल या तिलहन, यानी कि अनेक प्रकार की जो भी फसलें हैं वो सारी फसलें हमारे यहाँ बोई जाती हैं। इसके साथ साथ अभी अगर उभरते हुए अगर हम बात करें तो बागवानी की और लोग ज़्यादातर जा रहे हैं, जिसमें सेब की और अधिकतर लोगों ने मतलब सेब के भी बागवान हमारे यहाँ लगा चुके हैं। तो मतलब किसानी अगर देखी जाए तो सबसे अच्छी मात्रा में किसानी अगर मैंने देखा है अपने जीवन में, जहाँ तक कि मेरी उम्र हो चुकी है, तो मतलब किसानी की ओर ही हमने भागते हुए अपने गांव के सभी लोगों को देखा है। यानी कि किसानी बहुत अच्छी तरीके से हमारे गांव में होती है। पहले गांव में लोग पारंपरिक खेती ही करते थे। ग्रामीण मानते हैं कि पहल नेपाली मूल के लोगों ने यहाँ टमाटर की खेती शुरू की। उनसे प्रेरित होकर स्थानीय लोगों ने भी टमाटर उगाना शुरू किया और आज अधिकांश लोग टमाटर की खेती कर रहे हैं और अपनी आजीविका को समृद्ध बना रहे हैं। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ सबसे पहले नेपाली मूल निवासी आए थे। उन लोगों ने यहाँ टमाटर लगाया था और उस टमाटर लगाने के बाद जो नकदी का वो हुआ, उससे हमारे बुज़ुर्गों ने कुछ सीख ली और फिर उसके बाद अपने आप हमने लगाना शुरू किया। और जब हमने अपने आप शुरू लगाना किया और उससे अच्छी आमदनी पैदा होने लगी और आय के स्रोत बने हम लोगों के, उसके बाद लोगों ने भी इस चीज़ की सीख ली हम लोगों से, हमारे गांव वालों से, और आज पूरे भेली के अंदर टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी जो यहाँ का कल्चर है और यहाँ की जो संस्कृति है, उसमें हमारा एक भादों के महीने चौथ बोलते हैं, उसे जागरा बोलते हैं। वो जागरा होता है और उस जागरे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। जैसे बाहर से श्रद्धालु आते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पांडव नृत्य होता है। पांडव नृत्य के बाद हमारे यहाँ एक कल्चर सॉन्ग का है, जिसमें घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक। उसके ऊपर फिर लोग बैठते हैं, फिर उसको इधर उधर घुमाया जाता है ताकि उससे भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलता है। और उसके बाद पांडव का कार्यक्रम चलता है सॉन्ग के रूप में, और रासु नृत्य ये भी लगते हैं। मामा बोलो हवा लाए नाचे, बिरो मामा हवा लाए नाचे, बिरो मामा हवा लाए नाचे, मामा बोलो हवा लाए नाचे, बिरो मामा छटांगे धारंदो, मामा बोलो कुआ रहे बासे, बिरो मामा छटांगे धारंदो, मामा बोलो कुआ रहे बासे, मामा बोलो गोगो त्याकी गोले, बिरो मामा गोगो त्याकी गोले, मामा बोलो गोगो त्याकी गोली, बिरो मामा गोगो त्याकी गोली, ए मामा बोलो कुआ रहे बासे, बिरो मामा क्या फारसी बोली, मामा बोलो कुआ रही बासे, मामा बोलो क्या फारसी बोली। वस्तुतः चंदेली गांव के लोग खेती किसानी पर निर्भर है। इसका प्रमाण दिखता भी है। पूरे गांव में कहीं कोई खेत बंजर नहीं दिखता। सर्वत्र खेतों में लहलहाती फसलें नजर आती हैं। बागवानी के प्रति रुझान बढ़ने से किसानों की अतिरिक्त आमदनी का स्रोत विकसित हो रहा है। हमारे जो यहाँ के असलियत गृहस्थी से ही जीवन यापन करने वाले आदमी हैं, और यहाँ हमारी खेती क्यारी भी है, उखड़ी ज़मीन भी है, और क्यारी में लाल चावल भी उपज लगभग ठीक ही है। और दूसर में जो है नकदी फसलों में टमाटर, मटर, ये भी काश्तकार अपना खर्चा उगा सकता है। और बाकी व्यवस्थाएं ऐसी है कि हाल फिलहाल में 2 साल से ये बागवानी की भी प्रक्रिया लागू हो गई। यहाँ लगाए हैं लोगों ने, 4-6 परिवारों ने बागवानी के ये बगीचे, सेब वाले, एप्पल मिशन, और नकदी तो यही है फिलहाल, और गाय भैंस
का पालन करते हैं। हाँ, कहीं कहीं आगे अलग अलग वैरायटी के लगाए, जो तो क्यारी वाले हैं उन पे तो फलत इस बार दे दिए सैंपल में, और जो बिगर क्यारी वाले हैं उनको 2 साल करीब और लगेंगे, तो वो आ जाएंगे। मैंने 350 पेड़ लगा रखे, और उनके लिए पानी की व्यवस्था भी हाइड्राम से भी हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि यहाँ लाइन स्वीकृत है, पर अभी तक बगीचे लाइन नहीं पहुँची, तो वो भी पहुँच जाएगी। टैंक बना रखा है, अभी फिलहाल हमने टंकियों से व्यवस्था कर रहे हैं पानी की। चंदेली गांव में पारंपरिक घरों के स्थान पर अब तेजी से सीमेंट कंक्रीट के घर बनने लगे हैं। हालांकि पुराने पारंपरिक भवन भी अपने वैभव और विशेषता के साथ गौरवशाली अतीत का बोध भी कराते हैं, किंतु बदलते दौर में नया वास्तुशिल्प उन्हें कभी भी अतीत बना सकता है, और यह बदलाव स्वाभाविक भी है। गांव में लोक आस्था का प्रमुख स्थान भगवान नाग देवता का मंदिर है। नागराज के प्रति ग्रामीणों की अगाध श्रद्धा है। हाल के वर्षों में पुराने मंदिर के स्थान पर नया मंदिर आकार ले चुका है, जहां ग्रामीण अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी मंदिर परिसर में हमारी भेंट होती है ग्रामीण आशाराम नौटियाल से। वे बताते हैं कि भगवान नागराज का मंदिर क्षेत्र के 15 गांव के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ चंदेली से जो ये मंदिर के बारे में जो बता रहा हूँ सर, कि हम पहले ये हमारे जो है 15 गांव का थोक था, एक जैसा नाम थोक से आप परिचित हैं सभी लोग। तो कुछ समय पहले यहाँ पर एक 100 रुपये पड़ता है, जाके ठीक समीप वहाँ पर बैसाख या जेठ के महीने देवता जाता था। वहाँ का कुछ महत्व अलग था। जब वहाँ गया देवता तो कुछ रास्ते में हमारा झगड़ा पड़ गया किसी कारणवश। अब इस बात को हमारा जन्म ही नहीं था उस समय जी, मेरा 63 का जन्म है, 62 में देवता का जो है विभाजन हो गया था। तब जब वापस आए हम लोग तो हमारे बुजुर्ग थे बेचारे, यहाँ पर क्या ज़्यादा 8-10 परिवार रहते थे। इसी ढंग से 8-10 परिवार जो है वहाँ नेत्री में रहते थे। बहुत तो कुछ कारण से जो है इन्हें जो हमारे थोके मीन आदमी हैं खिलाड़ी के थोकदार, इन्होंने बोला नहीं जी देवता वहाँ जाएगा, करड़ा जाएगा, जो कुछ हमने सुना ना मतलब बुजुर्गों से। तो हमारे बुजुर्गों के समझो बात नहीं आई। इन्होंने कहा देवता या तो वहाँ जाएगा टिपड़ी के ऊपर कहाँ बोल खिलाड़ी, या पूज ले जाएगा थान जहाँ थान है, जहाँ देवता का स्थान है ना जी। तो इसी में जब झगड़ा हुआ तो उसी दिन विभाजन हो गया। उसी के ठीक 1 साल बाद जो है हमारे बुजुर्गों ने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया, पैसा इकट्ठा किया। उसमें पैसे भी नहीं थे जी, पर बड़े मुश्किल से उन्होंने साल भर 6 महीने में जो है पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद जो है नए देवता का वो मूर्तियाँ वगैरह बनानी शुरू कर दीजिए। उसमें बल्कि यहाँ से माल गुजार के हमारे पिताजी थे बड़े वाले बालक राम जी, और यहाँ से माल गुजार दुर्गा सिंह जी थे, और नेत्री से गए 2 आदमी धूम सिंह थे जी ये लोग ये तो जगाधरी गए, इन्होंने मूर्तियाँ बना के ले आए। वहाँ पर भी दिक्कत ही हुई। वहाँ पर जैसे मूर्ति का काम शुरू हुआ तो मूर्तियाँ नहीं ढल रही थी कि बिना नाम से ना देवता का नाम बोलना जरूर था। तब उन जो कलाकार था उसने बोला भाई देवता का नाम क्या है। तब इन्होंने फिर बोला कि श्री शिकारनाथ के नाम से जो है मूर्ति बनाई जाए। तो फिर मूर्तियाँ बनी जी। फिर उसके बाद आया फिर हमारा जो है अलग ही 2 गांव का देवता अलग बनाया। इस आधार पर हमारी परंपरा चलती आ रही है। इसमें फिर हम 3-4 परिवार थे उस समय यहाँ। फिर गांव वालों दोनों गांव ने बोला यार आप लोग पुजारी का बनोगे और पुजारी का काम करो। फिर हम पूजा लगाते हैं देवता की। इस ढंग से हमारा मेले सावन के महीने में मेले बनते हैं जी, चैत के महीने में मेले विश्व के मेले बनते हैं। क्योंकि 2 गाँव ही बड़े थे, जेठी तो नेत्री थी और नेत्री चंदेली, मतलब 2 गांव बड़े थे। तो उस समय की जो चैत की जो विश्व की जातर थी जी, उस सबसे पहले इन्हीं 2 गांव को दी और खिलाड़ी बनती थी विशेष। ये भैरवनाथ का जी, इसके बारे में ऐसा जी, जब हम वहाँ से आए ना कोल गाँव से नोटिस से आए हम लोग सब पवार और नोटिया लोग, तो ये भैरवनाथ जो देवता है हमारा, ये कुल देवता वहीं से ये साथ ही चलता रहा वहाँ से। तब यहाँ कोल गाँव जी पीछे यहाँ मतलब डखियाट गाँव के पास, तब कुछ दिन वहाँ रहे हम लोग बल। तो वहाँ से फिर यहाँ आए तो साथ ही साथ भैरवनाथ भी हमारे साथ आते रहे जी। फिर इसकी भी वही बराबर परंपरा है हमारी कि चलो ये भी कुल देवता के आधार पर इसका जो है मंदिर बना, और इसके साथ भी जो इष्ट देवता के साथ वो व्यवहार है, मतलब पूजा अर्चना या उसकी विशेष वो मेले वो होते रहते हैं जी। साथ ही वे पर्यावरण के पहलुओं पर भी प्रकाश डालते हैं। तो आज के से जो 30 साल पहले जो है यहाँ पर
हमारे गांव के पीछे जो स्रोत है पानी के, उनसे 3 गांव तक पानी जाता था। और 30-35 साल में ये स्थिति आ गई है कि पानी एक गांव के लिए पानी पूरा नहीं हो रहा है। आने वाले विगत जो 24-25 में जो हमने यहाँ गुतगाड़ से पानी लाया, 1-1.5 करोड़ की जो योजना बनी, वहाँ से पानी लाया, तो आज पानी की व्यवस्था चल रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ जी कि पुराने स्रोत ये यहीं नहीं, मैं भी एक प्राइमरी हितैषी इस प्रकार से हूँ कि मैंने 10 साल तक जो है गवर्नमेंट की सेवा की है, वन विभाग नौकरी की। तो उसके बाद जब नर्सरियों का काम हुआ तो नर्सरी का काम किया, भले उसमें कामयाब नहीं हो पाया मैंने। तो मैंने जब देखा जी तो चीड़ का जो ये पिल्टू है, इससे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जब आग लगती है जंगल में तो इससे तो कई जीव जंतु तो मर रहे हैं, पर्यावरण में जो है ये पानी के स्रोत भी से सूखते जा रहे हैं। मैंने ये बात सोच रखी है कि इसमें 3 विभाग इन्वॉल्व रहे हैं, वन विभाग, जल संस्थान या जल निगम, जल से संबंधित, और सॉइल कंजर्वेशन, क्योंकि टूट फूट वो देखें, जल का वो देखें, जो दो तो जिम्मेदारी है उनकी, ठीक है जी। और पानी जो पुराने स्रोत हैं इनके पास मैं इस बात को नहीं कहना चाहूँगा, चीड़ को काट करके या हटा करके, मैं इतना अधिकार मुझे नहीं कि मैं बात करूँ, वहाँ पर बांध के वृक्ष अगर लगाए जाएँ और पूरी देख रेख है हो जाए, मतलब विभाग के द्वारा चाहे गांव के द्वारा, कम से कम 50 मीटर के दायरे में, तब पानी के स्रोत दोबारा जो है पुनः जीवित हो सकते हैं। गांव की यात्रा हो और आधी आबादी यानी मातृशक्ति से बात न हो तो यात्रा अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि मातृशक्ति ही ग्रामीण लोक जीवन की धुरी होती है और अपने सामने घटित हो रहे बदलाव की वे प्रामाणिक साक्षी भी होती है। पहले आदमी ने बहुत कठिनाई खाई, हमारा समय थोड़ा हो गई, तो तभी हमारी गाय है, भैंस है, बैल है, खेती है, बाड़ी है, हम सब करते हैं, सब्जी उगाते हैं, धान मंडुआ जो भी चीज़ है हम इसको उगाते हैं, उसको खाते हैं, अपने आनंद से रहते हैं अपने घर पे। पहले की कठिनाई से थे, बेरोजगार लोग थे, ना नौकरी थी, जंगल जाते थे, तो बच्चे घर पे बेचारे कोई अकेला आया तो ये खुले आता ये खुले बच्चा धार कहे तो आप जंगल नालता तो खाण पीणो बना डोखर बड़ो कमाणो आप तब आप बच्चा देखभाल बहुत कठिनाई थी पहले के जमाना। थोड़ा जते हमारा जमाना है हमने थोड़ा भगवान की कृपा से कोई सरकार की नौकरी थी, सरकार ने देनी, और अपनी खेती बाड़ी ने छोड़ बेटा हम अपनी खेती बाड़ी खूब करी। हमारा जो खेला मेला यूँ ले अब जने हमारा भादों को महीना लगे हमारे जागरण हुआ, एक कोई भी आया 122 कोई भी आया हम कोई ले मना न कर दो। बहुत बड़ा लगता सिंकार नाग देवता का मेला, और सारे रात भरी सुबह तक। चैत का महीना मेलो लगा और साउन के महीना मेलो लगा। तो ये अब ठका बोलना बुआरियों का 12 का बोले सकूँ जो बेचारा करना लगे, खेती सब कमाना लगे। अब गैस मेरा गैस हीटर अब जगह चूल्हू, अब धुआं लगा आँखों। पहले तो हम लाखड़ ले आता खूब, तो चूल्हो जगा तो चूल्हो में तो खानो खाता, और खास बीमारी न से मारी जतरा से गैस आए या हीटर फीटर पता न कहाँ है, लकड़ी ले आता। बढ़िया अपने सबसे बढ़िया अपनी खेती और अपनी बाड़ी मुगदर वालों को मिला, बहुत बढ़िया जगह हमारी बेटा, बहुत बढ़िया जगह। नाई मेरे बोझाल समान ना खाई मेरे बोझाल, फूली जाली जाई मेरे बोझाल, फूली जाली जाई मेरे बोझाल, जातुरो की सामान मेरे बोझाल, घर घर में खाई मेरे बोझाल, दूध की लूपू की मेरे बोझाल, दूध की लूपू की मेरे बोझाल। सुविधा खूब बेटा वो है, घास पात बेटी बुआरी रोड आई गैस आई लैट्रिन बाथरूम की सुविधा। हम बड़ी परेशानी खाई बेटा पहले मारे खाला फोन पानी तू तब हम रात ध्यान उठा जूस में सकते पानी ना था, पानी बंटा लिया दारा साई शेर भी सुना था है ना, बड़ी परेशानी थी पहले। अब तो भगवान के कृपा से सड़क मुख आगा आए दार बेड़ा है, गैस भीतर बेटी बुआरी ले आराम। हम बड़ी परेशानी खाई बेटा पहले हैं, गाय लियन जो चारा ले आने हमारे ये नहीं पीठी घिस की न है घास सारे। अब गाड़ी आड़े बेटी बुआरी ठाटा भाई बेटी बुआरी बा एनी बात ना बेटा जमान बहुत एडवांस होएगो, बहुत अच्छो यू आएगो अब ना बेटी बुआरी बढ़िया सुविधा आएगी हर कोई चीज़ के। अब पानी की अब ये की कुदरत की देन बेटा ये ना,
अब सरकार बहुत करने लगी, करी सरकार ने पारे बन लिया मुझे पानी खूब पानी ले, पर पानी भी चलना नहीं, पर क्या रही थोड़ा मारू क्या का बड़ी परेशानी है पानी बगैर, ये पर थोड़ा ध्यान दिया मारते रहा है। लोक संगीत और संगीत ग्रामीण परिवेश की पहली अभिव्यक्ति होती है। लोक के कष्ट से सहज रूप से फूटे स्वर जब सामूहिकता के साथ अभिव्यक्त होते हैं तो उसका मिजाज अद्भुत होता है। इसी दौरान कुछ महिलाओं ने लोक जीवन के भाव अभिव्यक्त किए। तू आया दे तू आया दे आलो रुरांदो बुगंदो तू आया दे आलो रुरांदो बुगंदो तू आया दे आलो चंदेला का थाना तू आया नई पीढ़ी भी अपने ग्राम्य परिवेश को बेहद संजीदगी से महसूस करती है और साथ ही उस पर गर्व भी करती है। जैसा कि हमारे गांव का नाम चंदेली है, हमारे गांव में एक जूनियर स्कूल है और यहाँ पे 8th तक की शिक्षा मिलती है। उसके बाद बच्चे प्रोला पढ़ने जाते हैं और जैसे कि पहले माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर कैसे पढ़ाएं, उनको बड़ी बड़ी स्कूलों में कैसे पढ़ाएं, उतना हमारे पास खर्चा नहीं होता। तो प्रोला में बहुत कुछ शिक्षाएं हैं, डिग्री कॉलेज यहाँ पे है और जहाँ पे हर प्रकार की शिक्षाएं हमें प्राप्त होती है और यहाँ पे कोचिंग से लेकर कराटे से लेकर और काफ़ी यहाँ पे शिक्षा मिलती है, जिसके लिए हमें देहरादून या अन्य जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पहले मम्मी पापा कहते थे कि प्रोला भी दूर है, तो अब हम गाड़ी से भी जाते हैं प्रोला, उतना दूर नहीं जाना पड़ता है। और हमारा गांव भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत प्रकार की खेती भी होती है और यहाँ पे टमाटर, मटर, रोपाई जैसे अन्य बहुत प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और हमारे गांव में जागरा भी होता है शिकारु नाग देवता का, जो 3 साल बाद होता है और बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। और हमारे गांव में मेला भी होता है और हमारे गांव में बहुत शिक्षित युवा हैं और जो ज़्यादा बाहर से भी नहीं पढ़ रखे हैं, वो अपने ही क्षेत्र से पढ़े हैं और आज काफ़ी बहुत बड़े पद पर हैं। और पीछे से भी बहुत बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बड़े पद पर जाएं और उसके लिए भी वो अपने ही क्षेत्र से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और अपने क्षेत्र में हम पढ़ते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदेली से पढ़ी हूँ। मैंने 8 तक की शिक्षा वहाँ से प्राप्त की है। तो मैंने इंस्पायर अवार्ड में वहाँ पे अपना एक मॉडल दिया था, रोटी बनाने की मशीन जो सिलेक्शन हुई थी, जिसके लिए मुझे 10,000 मिले थे। और फिर मैं उत्तरकाशी गई थी और उत्तरकाशी से वो मशीन मशीन के बारे में हुआ था, उसमें वो फिर मेरा 3rd स्थान आया था उसमें। और फिर वो मशीन भी बहुत मैंने बनाई थी, उससे रोटी बनाई जाती थी और वो लाइट से चलती थी। रवाई क्षेत्र के प्रत्येक गांव में अनाज भंडारण के प्राचीन काल से चले आ रहे कोठार कमोबेश सभी जगह मिल जाते थे। पूर्वजों ने यह विधा कदाचित बड़े चिंतन मनन के साथ शुरू की होगी। वर्ष भर का उत्पादित अनाज कोठार में रखा जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर निकाला जाता है। यद्यपि नए दौर में अब कोठार धीरे धीरे कम होने लगे हैं, किंतु घर की आकृति के पठाल से ढके देवदार की लकड़ी से बने कोठार अपने प्राचीन वैभव का स्मरण तो कराते ही हैं।
चंदेली गांव में हमारी भेंट होती है स्थानीय निवासी गुरुदेव सिंह रावत से। कम से कम ये हो गया मेरे को 20-22 साल हो गए इस काम करते हुए। और जैसे दरवाज़ा, खिड़की या कोठार हुआ या छत हुआ, इनका पूरा काम करता हूँ। और दीवान बक्सा हुआ, अंदर की सीलिंग सालिंग हुई, ये सब चीज़ें पूरा कर लेता हूँ। चौकट हुई, बस यही लकड़ी का पूरा काम कर लेता हूँ। वहाँ कुर्सी टेबल सब पूरा काम कर लेता हूँ। कुछ दिन मैंने मंदिर पे काम किया, जैसा हमारे गांव में नेत्री में मंदिर बना हुआ, उसका काम भी किया जी मैंने। छत को उसकी पटाली का या सीलिंग सालिंग को मैंने पूरा कर रखा, ताकि जो उसमें कुरान से काम है, जो थोड़ा दूसरा मिस्त्री थे मेरे साथ, तो मंदिर मैंने किया काम उस पर। लेकिन और जगह किया नहीं कहीं काम मंदिर पे। हाँ जी, लाल धान भी होता है, ऐसी बात नहीं, लाल धान है हमारा। और खेती भी करता हूँ, कभी जैसा सुबह शाम अपनी खेती का काम करता हूँ, दिन में फिर अपने इसमें रोज़गार पे आ जाता हूँ। आज हमने आपको रूबरू करवाया चंदेली गांव के ग्रामीणों से। यहाँ के महिला, पुरुष और बच्चे किस तरह से आपस में स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने यह भी देखा कि चंदेली गांव की एक स्कूल किस तरह से मॉडल बन चुकी है। अगले अंक में आपको फिर ऐसे किसी और गांव से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।